यूएस ट्रेड डील के बाद देश के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेटवर्क 18 से खास बातचीत में बेबाकी से अपनी बात रखी है। इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने पीयूष गोयल से ट्रेड डील, निर्यात, निवेश, रोजगार और ग्लोबल मार्केट को लेकर कुछ सवाल पूछे हैं, जिसका विस्तार से और बेबाकी से पीयूष गोयल ने जवाब दिया। आप भी देखिए ये मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। लंबी चर्चा के बाद अमेरिका के साथ जिस अंतरिम ट्रेड डील के लिए साझा बयान जारी किया गया है, वो अंतरिम ट्रेड डील लागू होने के बाद भारत को कहां और कितना फायदा होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब का स्वागत है। नमस्कार। आमतौर पर ट्रेड डील को लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के तौर पर देख रहे हैं, मैं उस पर आगे चलकर आऊंगा, लेकिन मैं देखा था कि जब से 50% टैरिफ लगा और ट्रेड डील नहीं हो पा रहा था, तब से एक इन्वेस्टर्स के बीच में एक थोड़ा सा एक ठहराव सा था, शंका था मन में, स्ट्रेटेजिक रिलेशन में एक सुस्ती सी थी। अब इस अंतरिम ट्रेड डील के बाद वो सारा कुछ दूर होता दिखेगा। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सिग्नल जाता है निवेशकों को भी, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो जियोपॉलिटिक्स कूटनीति देखते हैं उनको भी, कि दो देशों के संबंध और मजबूत होते जा रहे हैं। और विशेषकर ट्रेड एक ऐसी चीज है जो दो देशों के बीच में बिजनेसेस को, लोगों को जोड़ता है, तो इसका मैसेज बहुत जमीनी स्तर तक जाता है। मुझे पूरा विश्वास है इससे निवेश भी बढ़ेगा, अमेरिका का निवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पूरे विश्व का निवेश भी भारत की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत में आज हुनर है, भारत में आज युवा शक्ति है, लोकतांत्रिक देश है, निर्णायक नेतृत्व है। भारत में जो उपभोक्ता का डिमांड है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, हम वो देखते ही हैं अपने आंकड़ों में। डिमांड हर एक वस्तु का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे आज से लेके पीछे जाएं तो 4 साल तक लगातार देखने को मिल रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कंपनियों के परफॉर्मेंस को देखते हुए और जो आंकड़े, जो खबरें आ रही हैं आजकल डिमांड की, उनको देखते हुए एक स्वर्णिम दौर भारत का आगे मेरे आंख के सामने मुझे दिखता है। क्योंकि आप खुद काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस कंपनियों के, डिमांड, वो सारी चीज़ें। तो इस ट्रेड डील का एक सबसे पहला पार्ट जो मैं आपसे चर्चा करूंगा वो है कि अमेरिका ने जिन जिन चीज़ों पे टैरिफ घटाया है, रेसिप्रोकल टैरिफ 18% किया है, FTA 0% हो रहा है, उससे सबसे ज़्यादा फायदा किस सेक्टर को देख रहे हैं? क्योंकि मैं आंकड़े देख रहा था तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है, जेम्स ज्वेलरी है, गारमेंट टेक्सटाइल है, तो उसमें कितना फ़ायदा होगा क्वांटिफाई कर पाए को? तो 50% टैरिफ लगने से पहले जिस लेवल पे था उस लेवल पर जाने में कितना टाइम लगेगा और आगे कितना पोटेंशियल है? स्मार्टफोन्स तो आज भी जीरो ड्यूटी पे है। जेम और डायमंड्स इस करार के बाद जीरो ड्यूटी पे आ जाएंगे। गोल्ड ज्वेलरी वगैरह बाकी जो है वो 18% रेसिप्रोकल टैरिफ पे आ जाएगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स साधारणतः भारत जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं, वो और उसके इंग्रेडिएंट्स एक सेक्शन 232 की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके अंतर्गत उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, निर्णय नहीं आया है, पर मैं आश्वस्त किया गया है कि उसको भी जीरो ड्यूटी कर दिया जाएगा। तो 3 प्रमुख वस्तु जीरो ड्यूटी पे रहेंगे और स्मार्टफोन्स तो जीरो ड्यूटी पे है ही। मेरे हिसाब से टेक्सटाइल क्षेत्र, अपैरेल्स, होम डेकोर, जो पूरा एक बड़ा भारत का लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, लेदर गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, ऑटो वगैरह के, ऐसे कई और वस्तु हैं जो 18% रेसिप्रोकल टैरिफ, और 18 तो हर एक चीज पे 18 या 18 से नीचे ही होगा, उससे ज्यादा तो कोई नहीं हो। और ये सबसे अच्छा रेट है हमारे जो स्पर्धा में जो कंपिटिटर्स हैं उस सब में, इमर्जिंग मार्केट, डेवलपिंग कंट्रीज का सबसे कम रेट हमारा है। तो स्वाभाविक तौर से हमें एक एज मिलेगा, भारत के निर्यात को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होने के कारण रोजगार के साधन बड़े पैमाने पे बढ़ेंगे, निवेश आएगा और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ अब हम ले पाएंगे। अब यूके, यूरोपियन यूनियन के 27 देश, एफ्टा के 4 देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, ये सब होने के कारण अब इतनी मार्केट खुल गई है टेक्सटाइल के लिए जीरो ड्यूटी पे
कि अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना में किसी को हिचक नहीं होगी, डर नहीं लगेगा। पहले ये रहता था कि भाई बाकी देशों को कम ड्यूटी पे मिल जाती है एक्सेस, किसका एफटी है, कोई बांग्लादेश की तरह लेस डेवलप्ड कंट्री है। तो हमारे निवेशक भी और निर्यात करने वाली कंपनियां भी थोड़ा हेजिटेट करती थी कि हम बहुत ज्यादा निवेश कर लें और कल को कंपीट ना कर पाए इन देशों के साथ, ये बहुत कम कर दे प्राइस। अब हमारा रेट कम होने के कारण मुझे लगता है काफी बड़े पैमाने पे इन सब क्षेत्रों में निवेश आएगा। फूड प्रोसेसिंग एक और क्षेत्र है जिसको बहुत लाभ मिलेगा, जिससे हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, नए रोजगार के साधन भी छोटी जगहों पे शुरू होंगे। आपने हाल में ही देखा कुछ कंपनियों की वैल्यूएशंस जो पब्लिक गए या प्राइवेट इक्विटी में है जिसने लिया, प्रोसेस्ड फूड्स का आज बहुत बड़ा डिमांड है, बहुत बड़ी वैल्यू मिलती है। तो मुझे लगता है कि जितना हमारे किसानों के उत्पाद को हम प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके विदेश भेजें, भारत में भी बेचें, उतना ज्यादा किसानों को भी लाभ है, रोजगार भी होगा, एंटरप्रेन्योर्स उद्यमी भी खड़े होंगे, युवा युवतियों को नए अवसर मिलेंगे। हमारे स्टार्टअप्स बड़े नए नए आइडियाज लेके इस क्षेत्र में उनके लिए एक बड़ा मौका यहाँ पर आएगा। उनके लिए बड़ा मौका। एक चीज और है सर कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें, चाहे श्रिम्प एक्सपोर्ट की बात करें, तो ये सारी चीजें 50% टैरिफ लगने के बाद करीब 40%, कहीं 35% डाउन हो गई थी। तो वापस पुराने लेवल पर जाने में क्या एस्टिमेट है? क्योंकि कहा यह जाता है कि जब कस्टमर एक बार चला जाता है तो उनको वापस लाना मुश्किल। जानकारी के लिए वो जो डाउन हुई थी कुछ मात्रा में, वो प्राइसिंग की वजह से डाउन हुई थी, क्योंकि इतना बड़ा टैरिफ लग रहा था तो ड्यूटी तो उसको ऑफसेट करने के लिए कंसेशंस वगैरह देना पड़ रहा। साधारणतः हमारी इंडस्ट्री ने अपनी मार्केट को नहीं खोया है, मार्केट शेयर मेंटेन रखा है। अच्छा, मार्केट शेयर मेंटेन बाय एंड लार्ज। हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हो, थोड़ा डिले किया हो सप्लाई, वो सब अब आ जाएगा। तो मेरा तो मानना है कि इस दौरान कई कंपनियों ने डाइवर्सिफाई भी किया, जैसे श्रिम्प एक्सपोर्टर्स ने यूरोप में और बाकी देशों में भी डाइवर्सिफाई किया, तो उनको तो डबल फायदा होगा। यहाँ की मार्केट भी वापस आ जाएगी और नई मार्केट है जो खुली है वो भी उनको तो ट्रम्प को थैंक यू नोट देना चाहिए, आपने एक मौका दिखाया मुझे। सवाल वो नहीं है, बट चतुर समझदार लोगों ने वो रास्ता भी अपनाया था। और मैं तो बार बार इसी कमरे में हर महीने एक्सपोर्टर्स से मिलता हूँ, आप भी कई बार आए हैं, और मैंने उनको दो ही चीजें बताई थी। एक तो कोई भी गलत काम ना करे, कोई अपना सामान और कोई कंट्री के थ्रू ट्रांसशिपमेंट करके गलत काम ना करे, क्योंकि भारत एक विश्वसनीय पार्टनर है, साझेदार है। हमने कभी किसी के साथ छल से या धोखे से काम नहीं किया। अपना भरोसा बना के हमारा भरोसा बना रहना चाहिए, वो सबसे बड़ी पूंजी। एक सवाल और इसमें पूछना चाहूंगा सर, आके बाकी मुद्दे पे जाऊं, कि इसमें एक चीज और लिखा गया है कि भारत ने कई सारे प्रोडक्ट पे ड्यूटी घटाने या हटाने का रिक्वेस्ट किया है और हम इस पर आगे चलकर विचार करेंगे, ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है। तो क्या हम माने कि आगे चल के भारत के कई सारे प्रोडक्ट पर ड्यूटी घटने और जिस पर 18% है उसमें और कम होने की गुंजाइश बची हुई है? स्वाभाविक है, ये पहला ट्रेंच है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का। आगे चल के और विषयों पे भी बात आप लोग कहाँ पुश कर रहे हैं सबसे ज्यादा? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वो तो नेगोशिएशंस तो कई चीजों पे होती है, वो यहाँ तो नहीं चर्चा की जाएगी। वो तो पोटेंशियल कहाँ पे ये अगर पूछो तो। एक सवाल और कि इसमें इंपोर्ट पर हम आए तो जो स्टेटमेंट के हिसाब से कहा गया है कि $500 बिलियन का इंडिया इंटेंड है, मतलब कोशिश करेगा कि हम खरीदें। ऐसा कोई कमिटमेंट यूएस ने किया है क्या कि हम अमेरिका भारत से इतने का प्रोडक्ट लेंगे अगले 5 साल में? ऐसा एक कमिटमेंट तो दोनों तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों तरफ प्राइवेट सेक्टर है, इंडिपेंडेंट एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स है, पर एक दिशा जरूर दिखती है। उदाहरण के लिए आज भारत में हम तेल खरीदते हैं, LNG LPG खरीदते हैं बड़े पैमाने पे, और वो बढ़ते जा रहे हैं। हम प्रेशियस मेटल्स खरीदते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कोकिंग कोल खरीदते हैं, आज भी $15-17 बिलियन का, और स्टील कैपेसिटी डबल होने जा रही है, तो स्वाभाविक है कोकिंग कोल डिमांड भी डबल होगी, $30 बिलियन हर महीने खरीदेंगे। हम साथ ही साथ कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेटा सेंटर्स में लगते हैं, जो GPUs, ICT प्रोडक्ट्स, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग का इक्विपमेंट। अब ये सब चीजें जितना ज्यादा भारत में ग्रोथ होगा उतना ज्यादा हमें लगेंगी। तो एयरक्राफ्ट में बहुत डिमांड है, बोइंग के ऊपर कई ऑर्डर्स हैं, इंजन के ऑर्डर्स हैं, स्पेयर पार्ट्स के हैं,
मेरा मानना है अगले 5 साल में आराम से 80 से 100 बिलियन डॉलर का एयरक्राफ्ट रिलेटेड इंपोर्ट्स यूएस से हो सकता है। हमारी डिमांड बहुत है। इन सबको जब हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि आज भी भारत लगभग 300 बिलियन डॉलर का सालाना ये सब विषयों का आयात करता है। आगे चल के अगले 5 साल में ग्रोथ के दृष्टिकोण से देखें तो 2 ट्रिलियन डॉलर का इन चीजों का आयात होने की संभावना है। अब आप 2 ट्रिलियन डॉलर का जब दुनिया में अलग अलग देशों से लेते हो तो अमेरिका से भी अगर भारत में आए अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे दाम का सामान, और कई तो ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक हैं, जो अमेरिका की ताकत है, एनवीडिया चिप्स वगैरह, तो स्वाभाविक है कि ज्यादा लोग जब इसको ऑफर करेंगे, ज्यादा देश से ज्यादा कंपनियां ऑफर करेंगी, तो उससे भारत को सही दाम भी मिलेगा, अच्छी क्वालिटी। और भारत को इमर्जिंग सेक्टर है, एआई सेंटर, डेटा सेंटर या फिर दूसरे ऐसे डिजिटल सेक्टर, तो वहां पे एक सस्ते में सामान आ सकेंगे, अच्छा सामान आएगा और सही दाम। एक सवाल, चूंकि इंपोर्ट की बात आपने शुरू ही कर दी, एक है एग्री प्रोडक्ट को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से ज्वाइंट स्टेटमेंट था उसमें जो पहले पैरा में जो लिखा गया उससे लोगों को भीतर बहुत सारे कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट हुए, क्योंकि ऐसा लगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ जो ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन्स की बात हुई, या फिर जो ज्वार, लाल ज्वार होता है उसकी बात हुई, तो उसमें ये लगा कि सुरगम रेड सुरगम, तो उससे जो वो है तो एनिमल फीड के लिए, लोग कह रहे हैं कि एनिमल फीड में अगर ये सामान आना शुरू हो गया तो मक्का किसानों की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि मक्का एनिमल फीड के सब्स्टिट्यूट के तौर पर रहता है। आपकी जानकारी के लिए ये जो DDGS है बहुत हाई प्रोटीन का एक एनिमल फीड है, पोल्ट्री में लगता है, और इसका एक निर्धारित कोटा दिया गया है। हाँ, भारत का तो डिमांड इतनी बड़ी है कि उससे कोई भारत के लोकल डिमांड में या लोकल किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं। ये 0% ड्यूटी पे आएगा? उसकी अलग अलग निर्णय हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट ड्यूटी ऑफ द कफ याद नहीं है, लेकिन इसका जो डिमांड है वो इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भारत के किसानों को चिंता की जरूरत है, या इसमें इसके कारण कोई लोकल डिमांड कम होगी। इसमें हालांकि मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी चीज ऐसे आयात होती है उसमें एक एक चीज पे हमने बड़ी गहराई से, गंभीरता से ध्यान रख के ही खोला है। उदाहरण के लिए कई सारी ऐसी चीजें जो पर्याप्त मात्रा में भारत में है और जो मेन प्रोड्यूस है हमारे किसानों का, मीट हो, पोल्ट्री हो, सब डेयरी के प्रोडक्ट्स हो, GM फूड्स हो, सोया हो, मक्का हो, चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो, जवार, बाजरा, रागी, कोडो, अमारंथ, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कुछ ऑयल सीड्स, कुछ एनिमल फीड, ग्राउंड नट्स, शहद, मॉल्ट और उसके एक्सट्रैक्ट, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्लावर और मील्स, स्टार्च, एसेंशियल ऑयल्स, एथेनॉल जो गाड़ियों में लगता है, टोबैको, इन चीजों पे कुछ खुला नहीं गया है, कोई कंसेशन नहीं गया। कुछ खुला नहीं गया इसका मतलब ना तो कोई कंसेशन, पहले की तरह ही कोई पूरी पहले की तरह ही रहेगा, पूरी पहले की तरह ही ड्यूटी रहेगी, कोई कोटा सिस्टम में नहीं होगा, कोई कोटा नहीं है, इन सब चीजों पे कोई कोटा नहीं। बिल्कुल, आपने बहुत सही क्लैरिफिकेशन दिया। जितने सारे प्रोडक्ट का नाम बताया उस पर किसी भी तरह के कोई रियायत, इनफैक्ट डील का वो एक हिस्सा है ही नहीं।